हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड पैकिंग जनरली फेवर जेड आउट देन जेड इन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जेड आउट कब होगा और जेड इन कब होगा। हमने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल में हमारा जो डिस्टोर्शन होगा वो टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में आपके नंबर ऑफ लिगेंड 6 होंगे और टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड 4 होंगे। तो जहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका डिस्टोर्शन ज़्यादा होगा। फिर हमने पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG, सो EG में डिस्टोर्शन ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू T2। और फिर हमने पढ़ा कि T2G में जो हमारा ऑक्टाहेड्रल है वहाँ पे जेड इन कब होगा और जेड आउट कब होगा। जेड इन के लिए हमने नंबर याद किया था 146, जहाँ पे 146 और LH याद किया था। L मतलब क्या था कि जो 4 है वो लो स्पिन में है और जो 6 है वो मेरा हाई स्पिन में है। जेड आउट के लिए हमने नंबर याद किया था 257 और उसमें भी क्या था, L और H था। यानी कि जो 5 है वो मेरा लो स्पिन है और जो मेरा 7 है वो मेरा कैसे हाई स्पिन है। सो 146 जेड इन था, 257 मेरा जेड आउट था। उसके बाद टेट्राहेड्रल में हमने किया था कि टेट्राहेड्रल में T2 का डिस्टोर्शन ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू EG के। और यहाँ पे हमने नंबर याद किया था, अगर आपको याद हो तो 4938 नंबर था कि जहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन होगी उस केस में मेरा क्या होगा, उस केस में टेट्राहेड्रल के अंदर आपको डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा। फिर हमने किया था कि जेड इन और जेड आउट में हमने वैल्यू भी की थी, वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो ये वैल्यू में क्या कॉमन चीज़ होगी, जेड इन में हमेशा वैल्यू जो डेल्टा 1 वैल्यू होगा ना वो हमेशा जेड इन में ज़्यादा होगा और जेड आउट में कम होगा। तो जेड इन का जो डेल्टा वैल्यू था वो था आपका 2/3 डेल्टा 1 और जेड आउट में हमेशा आपका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 1/3 डेल्टा 1। तो पेपर में आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर में आ रहा है कि तो आपको सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि जेड इन है या जेड आउट है। तो जेड इन के केस में वैल्यू आपकी 2/3 डेल्टा 1 रहेगा और जेड आउट में आपका वैल्यू 1/3 डेल्टा 1 रहेगा और दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू कोई भी आपकी नहीं है। तो ये केस था जेड इन और जेड आउट का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने डिस्कस किया था dx² - y² और dz² में किस तरह से इलेक्ट्रॉन है। तो इस टॉपिक में हमने यही डिस्कस करना है कि जेड आउट और जेड इन कब होगा। तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें केस में हमने पढ़ा था dz² कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन dz² में है और dx² - y² में एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर क्या हो कि dx² - y² में दोनों इलेक्ट्रॉन हो और dz² में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे z में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगी और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, z आउट होगा। ठीक है, और अगर आपके Z में इलेक्ट्रॉन कम है तो उस केस में हमेशा Z इन होगा। ठीक है, कि Z में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो Z आउट होगा और Z में अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो आपका Z इन हो जाएगा। Z इन में वैल्यू कितना रहेगा, 2/3 डेल्टा 1 और Z आउट में वैल्यू रहेगी आपकी 1/3 डेल्टा 1। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है जोन टेलर डिस्टॉर्शन इन टेट्राहेड्रल। और ये नंबर आपने याद रखने हैं, इस नंबर को आप याद रख सकते हैं 4938 के नंबर से, जिसमें जो आपका 49 होगा 4 और 9 उसमें आपका जेड इन होगा और 38 में आपका जेड आउट होगा। ठीक है, सो 49 में आपका जेड इन होगा और 38 में आपका जेड आउट होगा और ये केस है टेट्राहेड्रल के लिए। सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D3 D4 D8 D9 कॉन्फिगरेशन एक्सपीरियंस द जोन टेलर डिस्टॉर्शन ड्यू टू अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2। तो हमने टेट्राहेड्रल में क्या डिस्कस किया था कि टेट्राहेड्रल के केस में T2 का डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू E के, और इसमें क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल फिलिंग होनी चाहिए T2 के अंदर, और वो क्या है 4938 और 49 में हो जाएगा मेरे पास Z इन और 38 में हो जाएगी मेरे पास Z आउट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, तो T2 में ज़्यादा T2 का अनसिमेट्रिकल फिलिंग क्या करेगा, डिस्टॉर्शन कोज करेगा। सो थ्योरेटिकली E1 एंड E3 आल्सो कोज डिस्टॉर्शन बट इट इज़ ऑफ लेस सिग्निफिकेंस। हमने अगर आपको याद हो तो ये भी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि E के अंदर क्या होगा, अगर जैसे हमने पढ़ा था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें T2G में और EG में अनसिमेट्रिकल फिलिंग होनी चाहिए। तो T2G की अनसिमेट्रिकल फिलिंग क्या थी 1245 और EG में क्या था 13। लेकिन जब हम टेट्राहेड्रल केस की बात करते हैं तो उस केस में
ई का डिस्टोर्शन कम होता है एज कंपेरिजन टू T2 के। सो दैट इज वाई ये लाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि E1 और E3 में डिस्टोर्शन होगा बट वो T2 के कंपेरिजन में लेस सिग्निफिकेंट होगा। सो टेट्राहेड्रल में कंप्रेशन में स्टेबलाइजेशन है, यानी कि जहाँ पे आपका कंप्रेशन यानी कि जो जेड इन होगा उस केस में आपका ज्योमेट्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि T2 में ज़्यादा स्टेबलाइजेशन डिस्टोर्शन होगा एज कंपेरिजन टू ई के इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जेड आउट वही है जो स्क्वायर पिरामिडल के जैसा था, और जेड इन जो है वो आपका क्या था, वो उसके अपोजिट काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्प्लिटिंग किस तरह से होगी। एक बार और बता देती हूँ कि इसको ऑक्टाहेड्रल से याद रखना है। ऑक्टाहेड्रल में ऊपर क्या था हमारे पास Eg, नीचे हमारे पास था T2G, और Eg में क्या था मेरे पास dx² - y² और dz², और T2G में क्या था dxy yz zx। और उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल जेड आउट कैसे बनेगा कि dx² - y² अबो चला जाएगा, उसके बाद dz², आफ्टर दैट dxy, आफ्टर दैट dxz और yz। ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल, ये किसका केस है, जेड आउट का। तो ये कब है, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, z² ऊपर आ जाएगा मेरा, ठीक है, और dx² - y² नीचे आ जाएगा। सेम इसी तरह से जो dxy है वो नीचे आ जाएगा और dxz yz मेरे अबो चले जाएंगे, यानी कि E2 नीचे आ जाएगा और T2G मेरा अबो चला जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की। अगर बात करें कि जेड इन और जेड आउट में वैल्यू कितनी है, तो हमेशा याद रखना इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाते हैं, वैल्यू रिवर्स हो जाती है। जैसे अगर ऑक्टाहेड्रल में आप देखते हो तो नीचे T2G ऊपर Eg, लेकिन टेट्राहेड्रल में नीचे E हो जाता है और ऊपर आपका T2 चला जाता है। ठीक है, तो वैल्यू भी आपके रिवर्स हो जाएंगी। जैसे जब हम ऑक्टाहेड्रल में बात कर रहे थे तो वहाँ पे जेड इन का वैल्यू कितना था 2/3 Δ1, और जेड आउट का वैल्यू कितना था 1/3 Δ1। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, जेड इन में वैल्यू हो जाएगी 1/3 Δ1, ठीक है, और जेड आउट में वैल्यू हो जाएगी मेरी 2/3 Δ1। ठीक है, तो वैल्यू भी आपकी रिवर्स हो जाएगी, और वैल्यू वही है 4938 का केस जब होगा T2G का, तो उस केस में आपका डिस्टोर्शन वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। सो ये है आपके पास 38 में आपका जेड आउट है, इलोंगेशन हो जाएगा, और 49 में आपका क्या हो जाएगा, जेड इन दैट इज कंप्रेशन में वैल्यू आपकी रिवर्स हो जाएगी, दैट इज 2/3 Δ1, और जेड आउट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 Δ1, यहाँ पे वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। तो आपको सारी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऑक्टाहेड्रल को याद रखो, टेट्राहेड्रल के केस में चीज़ों को रिवर्स कर दीजिए तो आपके पास वही सेम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कंसिक्वेंस और एप्लीकेशन ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखिए, अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ग्राउंड स्टेट में भी होगा और एक्साइटेड स्टेट में भी होगा, ये हम स्टेटमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने एप्लीकेशंस डिस्कस करने हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक तरह से करता क्या है। देखिए, डिस्टॉर्शन मतलब डीजेनरेसी को रिमूव करना, हमने बार बार पढ़ रहे हैं, डिस्टॉर्शन मीन्स डीजेनरेसी, यानी कि जहाँ पे आप डीजेनरेसी को रिमूव करेंगे टू गेट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ पे क्या होगा, अगर जेड आउट है आपका, देखिए जेड आउट में क्या हो जाएगा, आपके एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड आपके छोटे हो जाएंगे। और ऑन जेड इन, या फिर अगर आपका बोल रहा है कि इफ जेड आउट डोमिनेट ऑन जेड इन देन बॉन्ड लेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू एक्सियल, तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। बट अगर आपका जेड इन डोमिनेट कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगी, इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होंगे उनकी लेंथ बढ़ जाएगी और एक्सियल बॉन्ड आपके छोटे हो जाएंगे। तो जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है कॉपर H2O6 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉपर +2 में है, कॉपर +2 यानी कि D9 में आपने हमेशा याद रखना है कि किस केस में हमेशा जेड आउट होता है। जेड आउट का मतलब क्या है कि एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड आउट है तो जेड आउट में एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाएगा और इक्वेटोरियल बॉन्ड आपका छोटा हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपके पास है TiCl6 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे टाइटेनियम +3 में है, यानी कि D1 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि T2G में 1 है। अब हमने पढ़ा था 146 में क्या था, जेड इन, तो जेड इन का मतलब क्या है कि कंप्रेशन होगा, यानी कि एक्सियल बॉन्ड छोटे हो जाएंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड आपके लंबे हो जाएंगे। सो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे जेड इन होगा, ये जेड आउट होगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल में हमने नंबर याद रखना है बस, ऑक्टाहेड्रल 146 में जेड इन है और 257 में जेड आउट है। ठीक है, जेड इन में वैल्यू ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल में 2/3 Δ1, और जेड आउट में वैल्यू कम होती है, दैट इज 1/3 Δ1। ठीक है, और टेट्राहेड्रल है तो ऑर्डर आपका रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और टेट्राहेड्रल का नंबर है हमारे पास 4938, जिसमें 49 में जेड इन होगा और 38 में आपके पास जेड आउट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आफ्टर दैट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखिए जहाँ पे भी आपका जोन टेलर डिस्ट्रोशन होगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पे सिंगल गॉसियन कर्व ना आके वहाँ पे आपकी कर्व में एक शोल्डर देखने को मिलेगा। वो किस तरह से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिस्टोर्शन आर डिफरेंट फ्रॉम द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग नो डिस्टोर्शन। सो जहाँ पे डिस्टोर्शन होगा उसका स्पेक्ट्रा आपको बिल्कुल ही अलग मिलेगा उस कॉम्प्लेक्स के मुकाबले जहाँ पे आपका डिस्टोर्शन नहीं है। जैसे आपके पास ये डायग्राम में दिखाया है, मैंने छोटा सा बनाया है गॉसियन कर्व यहाँ पे, कि अगर मेरा डिस्टोर्शन नहीं होता तो मेरे पास सिंगल गॉसियन कर्व आएगी, सिंगल पीक आएगी। बट अगर मेरे स्पेक्ट्रा में क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया है कि इस तरह से डिस्टोर्शन है मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पे आपको 2 शोल्डर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रा से भी हम बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में मेरा डिस्टोर्शन है और किस मॉलिक्यूल में मेरा डिस्टोर्शन नहीं है। तो अगर आपको सिंगल गॉसियन कर्व मिले तो मतलब उस केस में क्या है कि डिस्टोर्शन नहीं है, बट अगर आपको शोल्डर देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आपका डिस्टोर्शन है आपके मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे आपके पास है टाइटेनियम वाटर 6 3 पॉजिटिव, बार बार इसका एग्जाम्पल आ रहा है D1। D1 का मतलब क्या है, T2G में 1 है, 1 मतलब 46, 46 मतलब Z इन, तो Z इन है यहाँ पे, यानी कि डिस्टोर्शन हो गया, यानी कि इसका स्पेक्ट्रा नॉर्मल गॉसियन कर्व बना के इसके स्पेक्ट्रा में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 शोल्डर देखने को मिलेंगे। तो जोन टेलर डिस्टोर्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे शोल्डर आ जाएगा, तो इसका स्पेक्ट्रा, इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा वो आपको अलग मिलेगा एज कंपेरिजन टू दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग नो डिस्टोर्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास है, तो जैसे अभी इसने बताया कि इस केस में क्या है, इस केस में Z इन है, तो Z इन में क्या हो जाएगा हमारे पास, अब Z इन में है तो यहाँ पे ट्रांजिशंस अगर आप देखें तो Z इन बना लेंगे सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल को रिवर्स कर दीजिए तो आपके पास Z इन बन जाएगी। ठीक है, या Z आउट को रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ट्रांजिशन है वो मेरा हो रहा है आपका DXY से DYZ और ZX, जो आपका आएगा आईयर रीजन के अंदर। उसके बाद दूसरा ट्रांजिशन है XY से लेके DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और थर्ड है मेरा जो ट्रांजिशन है वो है DZ स्क्वायर का। सो DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ट्रांजिशन में वैल्यू है आपकी 19,500 और नेक्स्ट में आपका वैल्यू है 21,000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं आपका, जो DXY से μ2 और μ1 है, वो एक्चुअल में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर जाते हैं, और ओवरलैपिंग करने की वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे दोनों का एक एवरेज वैल्यू मिलता है, और एवरेज वैल्यू जो एवरेज पीक होती है वो हमारी आती है 20,300 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, सो एक्चुअली में क्या है, ये 20,300 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट द पीक पोजीशन ऑफ हाइपोथेटिकल आइडियल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स जैसे इस तरह से है, Fe क्या है, Fe+2 मतलब D6, तो ये भी 146 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, तो 6 का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z इन हो जाएगा, CO+3 में क्या हो जाएगा 3D7 4s2, ये भी D6 है, D6 में अगेन क्या हो जाएगा, Z इन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनके भी स्पेक्ट्रा में यहाँ पे आपको शोल्डर देखने को मिलेगा, और Z इन है तो आप अगेन यहाँ पे ट्रांजिशंस बना सकते हैं। पहली ट्रांजिशन जो है मेरी वो आईआर रीजन की है, और बाकी जो ट्रांजिशंस है टाइटेनियम के केस में वो क्या हो गए थे, वो एक दूसरे में मर्ज हो गए, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू मिल गई थी जो हमारी 20,300 सेंटीमीटर के आसपास थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे केस आता है काइनेटिक लेबिलिटी। देखिए लिबाइलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स OOC। सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, ये आयनिक नेचर के होंगे, और आयनिक नेचर का मतलब क्या है, लेबाइल, यानी कि जहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज इजीली पॉसिबल है। और जो आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स थे वो थे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो आपके कैसे थे, कोवलेंट और इनर्ट थे, यानी कि जहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज आपका डिफिकल्ट है। ठीक है, सो द काइनेटिक लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन सर्टेन केसेस में बी अंडरस्टूड बाय द जोन टेलर डिस्टॉर्शन। एक्सेप्शनली हाई लेबिलिटी ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस, जैसे आपके पास है क्रोमियम वाटर 6 2 पॉजिटिव एंड कॉपर वाटर 6 2 पॉजिटिव, कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग द जोन टेलर डिस्टॉर्शन बिकॉज ऑफ Z आउट डिस्टॉर्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जोन टेलर डिस्टॉर्शन का दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि ये आपको मॉलिक्यूल की काइनेटिक लेबिलिटी को भी बताएगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल है या नहीं है, यानी कि आप वहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम वाटर 6 2 पॉजिटिव, तो क्रोमियम यानी कि D4 और वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो कैसे हो जाएगा, हाई स्पिन। और D4 में क्या बनेगा, D4 में हमारे पास बनता है 146, तो 146 में यहाँ पे क्या बनेगा, 146 में Z इन बनता है,
लेकिन ये कब है, चार में कब बनेगा, जब ये लो स्पिन हो। बट ये कैसा है, हाई स्पिन, तो हाई स्पिन में क्या बन जाएगा, हाई स्पिन में ये बनेगा आपका जेड आउट। तो जेड आउट में क्या हो जाएगा, एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे। तो एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक्सियल बॉन्ड वहाँ पे वीक है, और एक्सियल बॉन्ड अगर वहाँ पे वीक है यानी कि उस केस में आपका लिगेंड एक्सचेंज पॉसिबल है। सेम इसी तरह से कॉपर D9 है, D9 में हमेशा जेड आउट होगा। जेड आउट से अगेन आपके एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे और वहाँ पे आप लिगेंड एक्सचेंज का प्रोसेस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 146 जो मैं बार बार बोल रही हूँ, 146 वो जो 4 है आपका, और मैं बाद में LH बोल रही हूँ, एल और एच का मतलब क्या है कि जो 4 है वो लो स्पिन है और जो 6 है मेरा वो कैसा है, हाई स्पिन। तो अगर लो स्पिन में है तभी वो जेडीन है, लेकिन इस केस में वाटर लीगेंड है। वाटर क्या है, लीगेंड, और वाटर कैसा है, वीक फील्ड लीगेंड है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन का, और हाई स्पिन होते ही आपका हो जाएगा जेड आउट का केस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है तो जेड आउट हो जाएगा यानी कि एक्सियल बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, लंबे और वीक हो जाएंगे, यानी कि आप उनको इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो उस केस में आपका लिगेंड एक्सचेंज इजीली पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में आप एग्जांपल ले, जैसे D4 का एग्जांपल लिया इसने, तो D4 को यहाँ पे लिया YZ और ZX के कॉरस्पॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन, XY के कॉरस्पॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और DZ स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। सो हमें पता है कि EG के कॉरस्पॉन्डिंग Δ1 आता है और TDG के कॉरस्पॉन्डिंग आपका Δ2 आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिखा रहा है, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द, ये आपको ये बता रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किस तरह से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जेड आउट हो रहा है, तो जेड आउट के केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1/3 Δ1। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट हमारे पास आता है सम बॉन्ड बिकम्स वीक ड्यू टू जोन टेलर डिस्टोर्शन बट ओवरऑल इट इंक्रीज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसने लेबाइलिटी के बारे में तो बताया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल होगा या नहीं होगा, बट ये क्या करते हैं एक्चुअली में, तो जोन टेलर डिस्टोर्शन क्या कहता है, डीजेनरेसी को रिमूव करके आपका क्या करने की कोशिश करता है, डीजेनरेसी को रिमूव करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे वो स्टेबिलिटी को लीड करता है, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल तो है बट ऑल्दो जो जोन टेलर डिस्टोर्शन वहाँ पे हो रहा है वो एक्चुअली में क्या करता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो dx² - y² क्या है, एक तरह से खाली है। ठीक है, सो जो dz² वाला इलेक्ट्रॉन है वो उस वाले ऑर्बिटल में भी जा सकता है, चांसेस है यहाँ पे। तो इसी चीज़ को रिमूव करता है आपका जोन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी को रिमूव करता है ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी वहाँ पे आ सके, बट एक्चुअल में वो ये भी बताता है कि आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल है या नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास आता है मेटल इनर स्टेबिलिटी यानी कि द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अगर आपका जेड इन हो जाएगा, देखिए जेड इन का मतलब क्या है कि एक्सियल बॉन्ड छोटे हो जाएंगे, तो इस केस में क्या है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। लेकिन आपके अगर क्या है आउटर जेड आउट है, तो जेड आउट में क्या हो जाएगा, जो आपके एक्सियल बॉन्ड है वो लंबे हो जाएंगे, और लंबे हो जाएंगे तो आप उनको इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो उस केस में वो किस तरह के कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके काइनेटिक लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका। ठीक है, तो जेड इन में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मिलेगी और आपका जेड आउट में आपको काइनेटिक लेबिलिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद इरविंग विलियम सीरीज हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्या था, इरविंग विलियम फीको निकुंजन, ऐसे हमने बोला था कि इसको इस तरह से याद रखना है, फीको निकुंजन। सो एफ हो जाएगा फीको कुंजन। ठीक है, और +2 में होगा, 3D होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, और उसके बाद आप Mn+2 याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगी मेरे पास और फिर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो कॉपर 2 का कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, एंड द एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजेशन इज ड्यू टू D9 का केस है, और D9 में हमेशा क्या रहेगा आपका जेड आउट, और जेड आउट में हमेशा क्या रहेगा, जोन टेलर डिस्टॉर्शन। सो जोन टेलर डिस्टॉर्शन जहाँ पे भी होगा वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा आपके कॉम्प्लेक्स में। और फिर हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इरविंग विलियम सीरीज कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, ये बाइवेलेंट यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, 3D होना चाहिए, और +2 में किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे हमारे पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास केस आता है जनरली इन द चिलेट कॉम्प्लेक्स एज द नंबर ऑफ चिलेट रिंग इंक्रीज कॉम्प्लेक्स बिकम स्टेबलाइज। देखिए चिलेशन इफेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जितना मेरा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स चिलेटेड होगा वो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या करेगा, स्टेबलाइजेशन वहाँ पे कॉज करेगा। ठीक है, और इसके लिए हमने नंबर भी याद किया था कि 5 का स्टेबलाइजेशन 6 से ज़्यादा होगा, और 4 का स्टेबलाइजेशन 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 6 मेंबर रिंग का स्टेबलाइजेशन 5 से कब हो सकता है, जिस केस में आपका एरोमेटिक सिस्टम हो। ठीक है, और 4 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए
तो उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे कि अगर आपका कोई चिलेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो जनरली हम पढ़ते हैं कि चिलेशन की वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। बट अगर आपका इस तरह का सेंट्रल मेटल एटम आपकी इस तरह की है जहाँ पे जोन टेलर डिस्टोर्शन है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और डीस्टेबिलिटी दोनों तरह के कंसिक्वेंसेज अराइज हो जाएंगे। कंसिक्वेंसेज किस तरह से अराइज होगा कि सपोज आपके पास कोई छोटा चिलेटिंग लिगेंड है। सो छोटा चिलेटिंग लिगेंड है और आपकी सेंट्रल मेटल एटम आपका ऐसा है जो क्या करता है, जहाँ पे आपका जो डिस्टॉर्शन कोज करेगा। सो छोटी रिंग बनेगी और ऊपर से आपकी मेटल भी डिस्टॉर्शन कर रही है, तो आपका जो सिस्टम होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन्ड सिस्टम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ लीड करेगा। बट अगर आपके पास कोई मैक्रोसाइक्लिक सिस्टम है, यानी कि आपके पास जो सिस्टम है, जो चिलेटिंग लिगेंड है वो उसका साइज़ बड़ा है और उस केस में मेटल के अंदर भी जोन टेलर डिस्टॉर्शन है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि अगर रिंग छोटी बन रही है, छोटी रिंग है, छोटा चिलेटिंग लिगेंड आपके पास है और मेटल में जोन टेलर डिस्टॉर्शन है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो डीस्टेबल हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। बट आपका मैक्रोसाइक्लिक सिस्टम है, जोन टेलर डिस्टॉर्शन है, बड़ी रिंग है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। बट इफ इन द चिलेट complex metal ion is in Jones Taylor distortion, then chilate ring will try to restrict the distortion because of the preferred fixed by distance, and if Jones Taylor distortion is introduced, chilate ring will be constrained to destabilize the system। कि अगर आपके पास छोटा रिंग बन रहा है और आपकी सेंट्रल मेटल एटम क्या करे, जोन टेलर डिस्टोर्शन वहाँ पे हो रहा है, तो उस केस में आपकी जो रिंग है वो रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा और सिस्टम आपका डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास है यहाँ पे टू अपोजिंग फैक्टर कौन सा हो सकता है, सो चिलेट रिंग विल प्रिवेंट जोन टेलर डिस्टोर्शन टू अवॉइड द स्ट्रेन इन द रिंग। सो चिलेटिंग रिंग का काम क्या रहेगा कि वो स्ट्रेन कि वो वहाँ पे जोन टेलर डिस्टोर्शन को अवॉइड करे ताकि सिस्टम में स्ट्रेन ना आए। लेकिन जोन टेलर डिस्टोर्शन क्या कोशिश करेगा कि मैं सिस्टम को डीजेनरेसी हटा के स्टेबलाइज करने की कोशिश करूँ, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट वहाँ पे ऑपरेट करेंगे और वहाँ से सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा और सिस्टम आपका डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड जोन टेलर डिस्टोर्शन विल ट्राई टू अर्न एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड एडिशनल CFSE एंड गेट डीस्टेबलाइज, कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट ऑपरेट करेंगे, सिस्टम आपका डीस्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे आपके पास है कॉपर En3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉपर क्या है, D9 है। D9 मतलब यहाँ पे Z आउट का केस बन रहा है, यानी कि Z आउट मतलब क्या है कि इस केस में जोन टेलर डिस्टोर्शन है और इथिलीन डायमीन में क्या हो जाएगा, ये मेरा माइक्रो यानी कि बहुत छोटा चिलेटिंग लिगेंड है। तो हमने पढ़ा है जब भी छोटा चिलेटिंग लिगेंड होगा, जोन टेलर डिस्टोर्शन होगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज। सो ये क्या होगा, जनरली हैविंग थ्री चिलेटिंग रिंग इज लेस स्टेबल देन द complex copper En twice and water 2 positive। ठीक है, ऑल्दो क्या है, कॉपर En थ्राइस में 3 चिलेटिंग रिंग बन रही है, बट स्टिल द कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल क्योंकि आपका लिगेंड छोटा है, छोटी चिलेटिंग रिंग है और सेंट्रल मेटल में जोन टेलर डिस्टॉर्शन है वहाँ पे। ठीक है, बट आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है CuEn ट्वाइस एंड वाटर H2O2 पॉजिटिव, इस केस में आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे चिलेटिंग रिंग 2 बन रही हैं। ठीक है, सुचिलेशन कम हो गया और ऊपर से आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो यानी कि यहाँ पे जैसे ही चिलेशन कम होगा, सो जोन टेलर डिस्टोर्शन क्या करेगा, स्टेबिलिटी को लीड करने की कोशिश करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स मेरा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेरिजन टू मेरे दिस कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो मेरी En रिंग है, यानी कि इथिलीन डायमंड की रिंग है, ये एक दूसरे के ट्रांस में होना चाहिए जब हम वाटर के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सो ये जो En ट्वाइस वाटर है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा एज कंपेरिजन टू CuEn थ्राइस के। ठीक है, तो जैसे ये है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इलोंगेशन भी हो रहा है, सिस्टम में डीस्टेबलाइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सिस्टम मेरा मोर स्टेबल हो जाएगा। जोन टेलर डिस्टोर्शन अगर Z आउट है भी तो वो Z आउट वाटर के केस में, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड तो मेरे वाटर वाले हैं। ठीक है, बाकी का सिस्टम मेरा क्या रहेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास निकल En3+2 और उसके बाद है En ट्वाइस वाटर 2 पॉजिटिव। देखिए लगता तो ऐसा है कि इस केस में भी क्या होना चाहिए कि जहाँ जो वाटर वाला कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स ये आपका ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट एक्चुअली में नहीं होता, क्योंकि निकल जो है वो किस में है, D8 में, और D8 में मेरा जोन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होता।
तो उस केस में जोन टेलर डिस्टॉर्शन है ही नहीं, तो जहाँ पे चिलेटिंग रिंग ज़्यादा वही कॉम्प्लेक्स मेरा ज़्यादा स्टेबल। तो इस केस में चिलेटिंग रिंग 3 बन रही है, इस केस में चिलेटिंग रिंग 2 बन रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स मेरा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स मेरा लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि निकल में क्या है D8, निकल +2 में है D8 है, और D8 के अंदर मेरा जोन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता, सो देयर इज़ नो जोन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरे पास क्या है, हमारे पास है उसके बाद मैक्रोसाइक्लिक लीगेंड, यानी कि अगर आपका जोन टेलर डिस्टॉर्शन वाली मेटल है और बड़ा लीगेंड है, बड़ा चिलेटिंग लीगेंड है लाइक EDTA, तो उस केस में मेरा सिस्टम क्या हो जाता है, वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो कॉपर EDTA और यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो ये जोन टेलर डिस्टॉर्शन मेरा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेरिजन टू निकल की, क्योंकि निकल में क्या है D8 और वहाँ पे जोन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। ऑल्दो रिंग मेरी सेम बन रही है बट वहाँ पे जोन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, दैट इज़ वाई निकल वाला कॉम्प्लेक्स मेरा लेस स्टेबल हो जाएगा और कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स मेरा ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि मैक्रोसाइक्लिक रिंग हो प्लस में जोन टेलर डिस्टॉर्शन हो तो सिस्टम मेरा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, अभी अभी आप देखें तो निकल EN थ्राइस है और कॉपर EN थ्राइस है। तो यहाँ पे क्या है, निकल क्या है D8 में है और कॉपर मेरा D9 में है। D9 में क्या है, जोन टेलर डिस्टॉर्शन, D8 में क्या है, देयर इज़ नो जोन टेलर डिस्टॉर्शन, बट क्या है EN लीगेंड लगा हुआ है, छोटा लीगेंड है और जोन टेलर है, तो क्या होता है D स्टेबल, तो कॉपर वाला D स्टेबल हो जाएगा और निकल वाला कॉम्प्लेक्स मेरा ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। सो आपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखना है कि EN जहाँ पे यानी कि छोटा चिलेटिंग लीगेंड आपका लगा हुआ है और मेटल में जोन टेलर डिस्टॉर्शन है, तो सिस्टम पक्का D स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि रिंग छोटी बनेगी, ऊपर से बॉन्ड इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, सिस्टम में स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन आते ही सिस्टम मेरा D स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रिंग बड़ी बन रही है तो उस केस में स्ट्रेन नहीं आएगा सिस्टम में और उस केस में आपका सिस्टम जो है वो मोर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट हमारे पास नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स में बी एक्सप्लेन बाय JTT। अगेन दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ जोन टेलर डिस्टॉर्शन, कि ये भी बता देता है कि कौन से कॉम्प्लेक्स आपके एग्जिस्ट करेंगे और कौन से कॉम्प्लेक्स आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है CuNH362 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर किस में है, +2 में, +2 यानी कि D9 यानी कि जोन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें EG के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टॉर्शन होगा, T2G तो क्या है, वो तो सिमेट्रिकल है, EG में EG जो है आपका वो अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, T2G के कोरस्पॉन्डिंग 4 5 6 7 8। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, तो अब जो मेरा अमोनिया है वो मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड ज़्यादा डिस्टॉर्शन करवाता है। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड भी क्या करेगा, डिस्टॉर्शन, और वहाँ पे EG के कोरस्पॉन्डिंग भी डिस्टॉर्शन, और डिस्टॉर्शन भी किस तरह का, Z आउट का। तो इतना डिस्टॉर्शन हो जाएगा कि जो एक्सियल बॉन्ड है आपके वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और वो इतने वीक हो जाएंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि वो जो एक्सियल बॉन्ड है मेरे वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे। और जैसे वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा यानी कि मेरा कॉपर NH362 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मेरा एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा मेरा CuNH3 4 एंड वाटर के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि वाटर मेरा वीक फील्ड लीगेंड है, सो वीक फील्ड लीगेंड के केस में उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होगा जितना एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केस में डिस्टॉर्शन होता है। तो CuNH3 4 एंड वाटर 2 पॉजिटिव ये कॉम्प्लेक्स मेरा एग्जिस्ट करेगा, CuNH3 6 कॉम्प्लेक्स मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कॉपर क्या है D9 में क्या हो जाएगा, Z आउट, ऊपर से अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और ज़्यादा डिस्टॉर्शन यानी कि बहुत ज़्यादा Z आउट, तो इतना ज़्यादा Z आउट हो जाएगा कि एक्सियल बॉन्ड मेरे कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे, वो रहेंगे ही नहीं। लेकिन अगर मैं CuNH3 4 वाटर 2 मॉलिक्यूल लगाती हूँ तो वाटर मेरा वीक फील्ड लीगेंड है, उसके इसमें उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो कॉम्प्लेक्स मेरा एग्जिस्ट कर जाएगा। सेम इसी तरह से कोबाल्ट CN6 4 नेगेटिव, तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, +2 यानी कि D7 में क्या हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो 146 257 में क्या था, Z आउट। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन 7 किस में था, हाई स्पिन में, लेकिन यहाँ पे 7 किस में है, लो स्पिन में, तो लो स्पिन होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z आउट का केस हो जाएगा। ठीक है,
Eg के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टोर्शन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा. सो इफ कॉम्प्लेक्स हैविंग स्ट्रॉन्ग जोन टेलर डिस्टोर्शन थ्रू Eg लेवल एंड कंटेनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इट जनरली बिकम डिस्टेबलाइज. ठीक है, कि अगर आपके सिस्टम में जोन टेलर डिस्टोर्शन है और Eg भी आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, सो उस केस में क्या होता है, मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. क्या याद रखना है हमने, कि अगर मेरा Eg वाला डिस्टोर्शन है, ठीक है, ये हमें पता ही है कि Eg के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू T2G के. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें. अब अगर Eg ही है और जोन टेलर डिस्टोर्शन भी हो रहा है तो उस केस में जो मेरा सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, वो डीस्टेबलाइज सिस्टम हो जाएगा. तो ये बताएगा कि डीस्टेबलाइज यानी कि सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास है, तो ये हम रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रोशन होगा, ये भी पढ़ चुके हैं. जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे डिस्ट्रोशन ज़्यादा होगा, ये भी पढ़ चुके हैं. ऑक्टाहेड्रल में Eg के कोरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रोशन ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू T2G के, ये भी डिस्कस कर लिया. उसके बाद हमारे पास आता है कोबाल्ट+2 जनरली फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद मॉडरेट फील्ड लिगेंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6. और यही रीज़न होता है कि आपका जो कोबाल्ट+2 है यानी कि जो D7 है वो क्या करेगा, वो हाई जो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना उनके साथ कॉम्प्लेक्स ना बना के मॉडरेट यानी कि जो बीच वाले लिगेंड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. ऑक्टाहेड्रल फील्ड में यानी कि 6 लिगेंड के साथ उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा. और स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि D7 जो टेलर डिस्टोर्शन और Eg के कोरस्पॉन्डिंग वैसे हो रहा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ज़्यादा डिस्टोर्शन इतना ज़्यादा डिस्टोर्शन हो जाएगा कि 6 लिगेंड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक्सियल बॉन्ड वीक हो जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे. ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि Eg के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टोर्शन है, ऊपर से जोन टेलर डिस्टोर्शन है और कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो उस केस में बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन वहाँ पे हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल है CuCN6 4 नेगेटिव. तो यहाँ पे कॉपर+2 है, D9 है और साइनाइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो ये मॉडरेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. जैसे ये जो आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड है ये इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है. और जो साइनाइड CO और NO पॉजिटिव है ये क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये बहुत ज़्यादा GTD कॉज करेंगे यानी कि जोन टेलर डिस्ट्रोशन. तो ये जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, इथिलीन डायमीन हो गया, तो ये इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस के साथ आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में वहाँ पे जाएगा. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं AU पॉजिटिव की. तो AU पॉजिटिव क्या है, डिस्प्रपोर्शन बिहेवियर करता है. डिस्प्रपोर्शन बिहेवियर कैसे, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक ही कॉम्प्लेक्स आपकी 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है. तो जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं, कॉपर से आप Ag पे गए, Ag से आप AU पे गए, यानी कि 3D से 4D एंड 4D से 5D. तो हमें पता है डेल्टा नोट की CFSC बढ़ जाती है, डेल्टा 1 की वैल्यू बढ़ जाती है. डाउन द ग्रुप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, वीक फील्ड लिगेंड भी. और यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि इस केस में हमेशा Zin रहेगा, तो Zin आप यहाँ पे बना सकते हैं. सो कॉपर+2 में इस तरह से आपका गैप जो है वो क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जो आपका CFSC का गैप अगर आप देखें तो इस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपका गैप कम बन रहा है. इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे गैप बढ़ गया. इस केस में देखें यानी कि ये जो अगर मैं इसको 3D ले लूँ, ये मेरा हो जाएगा 4D और ये हो जाएगा 5D, यानी कि 3D से 4D से 5D आते आते आपका डेल्टा वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है.